कंडीशन। जब मैं बाउंड स्टेट कंडीशन की बात करूंगा तो बाउंड स्टेट कंडीशंस का मतलब है कि जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन के लिए हम दो कंडीशन लगाते हैं। दो बाउंड स्टेट कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि जो वेव फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड होने का मतलब है इसकी एक जगह पर एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा किस लिए होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी अगर एक जगह पर दो वैल्यू मिल गई तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, ये किसने बात कही थी, मैक्स बॉर्न ने कही थी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न देयर आर following conditions for wave function। वेव फंक्शन के लिए फॉलोइंग कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, इट शुड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इट शुड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इट शुड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू हमें एक ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकंड चीज जो इसकी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि इन स्पेस मतलब पोजीशन की बात हम कर रहे हैं, तो इन स्पेस जो फंक्शन है साई, उसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है जब मैं निकालूंगा मॉड साई स्क्वायर डी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, जब मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा तो वो नॉर्मलाइजेशन भी फाइनाइट आना चाहिए। तो इन स्पेस साई आर शुड बी फाइनाइट so that probability of finding out a particle, क्या वैल्यू होती है उसकी, मॉड साई स्क्वायर डीवी शुड बी फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी फाइनाइट हो। तो कुल मिलाकर दोनों जगह पर हम किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को। दोनों जगह पर ही हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि यहां पर भी प्रोबेबिलिटी को हमें एक से ज्यादा नहीं करना है, और यहां पर भी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग आउट पार्टिकल की उसको हमें एक से ज्यादा नहीं करना है। तो ये बाउंड स्टेट कंडीशन है। अब इन बाउंड स्टेट कंडीशन के ऊपर हमारे पास दो तीन केस बनते हैं। जैसे एक केस बनता है सिंगल पार्टिकल या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो पहला केस बनता है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D, आप 1D भी बोल सकते हैं ना। इसमें इस तरह का एक डायग्राम बनता है। हालांकि आपको रिजल्ट याद रखना है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं इसमें होता क्या है। तो हमारे पास इस तरह से दो वॉल्स बनाई जाती हैं। वन डायमेंशनल बॉक्स बना रहे हैं हम। वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब है केवल एक डायरेक्शन होगी इसकी, और ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने बोल दिया ए। क्या बोल दिया, ए, यानी कि दोनों वॉल्स के बीच की डिस्टेंस है ए। कंडीशंस लगा दी हमने कुछ। क्या कंडीशन लगाई, यहां पर है x बराबर 0 और यहां पर है x बराबर a। जब मैं x बराबर 0 की बात कर रहा हूं तो यहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है और यहां पर भी पोटेंशियल इनफाइनाइट है। ये है x लेस देन 0 और ये है x ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं। कंडीशंस क्या हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। कब है, जब x लाई कर रहा है 0 से और a के बीच में। ये बाउंड्री कंडीशंस है। और पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट कब है? जब जो x है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है। कुल मिलाकर इसके पहले इधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट और इसके बीच में जो पोटेंशियल है वो 0 है। ये बाउंड्री कंडीशंस हमें लगा के दी हुई है और जो ये आपको ब्लैक कलर में लाइंस दिख रही हैं इनको बोलते हैं पोटेंशियल वॉल। इनको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल वॉल। ये भी और ये भी, ये दोनों क्या है? पोटेंशियल वॉल है। ये जो बाउंड्री कंडीशन है, ये बाउंड्री कंडीशन हमें कहाँ लगानी है? जो हमने श्रोडिंजर इक्वेशन लिखी है टाइम इंडिपेंडेंट वाली, उस टाइम इंडिपेंडेंट वाली श्रोडिंजर इक्वेशन में हमें इस बाउंड्री कंडीशन का यूज करना है। जैसे कि मेरे जो श्रोडिंजर इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट वाली, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन में क्या लिखी हुई थी? माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, ये क्या था? डेल टू साई, ठीक है। और क्योंकि हम एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की, तो इसको मैंने लिख दिया d2 साई ओवर dx2 प्लस वी आर, और ये फंक्शन था किसका? साई आर, और यहां क्या लिखा हुआ था? ई साई आर। ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब यहां पर r की जगह क्या हो जाएगा? x, क्योंकि हम डायरेक्शन जो ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं? x, तो r जहां पर भी लिखा है उसको मैं कर दूंगा x, तो ये हो गया vx, ये भी कितना हो जाएगा? साई x, और ये भी जो है वो कितना हो जाएगा? साई x, साई x। अब कंडीशन है हमारे पास दो, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन। पहली जो कंडीशन है उसमें ये बोला गया है कि जब 0 से a के बीच में है तो पोटेंशियल उसमें क्या है? कितना है? 0। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? पोटेंशियल की वैल्यू 0 है और रेंज जो है वो क्या है? 0 से x टू a, यानी कि इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है। पोटेंशियल को अगर मैं 0 करूं तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और ये हो गया डेल टू साई ओवर डेल x2 इक्वल्स टू, ये साई x भी आएगा यहां पर, साई x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? ई साई x। तो यहां से जब हम इन दोनों इक्वेशंस को रीराइट करते हैं तो ये लिखा जाएगा d2 साई ओवर dx2 प्लस, इसको लिखा मैंने 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये हो गया साई और x, ये इस तरह से लिख लिया, ठीक है। एक मिनट रुकना, इसको यहां से हटाओ। ये d2, ये साई बाहर ले लिया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये साई इसके साथ, ठीक है, यहाँ पर बाहर ले लिया। तो यहाँ से जो ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं के। के का मतलब होता है वेव, हाँ 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 लिख दिया, सही लिख दिया। तो के का जो वैल्यू है उसको हम कंसीडर करते हैं 2me ओवर एच कट स्क्वायर। इसको हम वेव प्रोपोगेशन वेक्टर भी कहते हैं और वही है ये, और ये हमारे बहुत काम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। के की वैल्यू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, आगे जाके ये आइगन वैल्यू भी बनेगा। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई? ये आ गई हार्मोनिक, है ना। ये इक्वेशन जो बन के आ गई, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बन के आ गई। तो ये क्या आ गई? d2 साई x ओवर dx2 डेल x2 प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर साई x इक्वल्स टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ये बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, साथ में ये क्या बन गई? सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन गई है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन गई, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फाई एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स
प्लस बी कॉस के एक्स, इसका सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये लिखा जाता है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, जहां पर ए और बी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है चीजें? की वैल्यू निकालनी होती है, ए और बी की जब वैल्यू निकालनी होती है तो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस है। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू ए पर पोटेंशियल की वैल्यू है इनफाइनाइट, और यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब इन वैल्यूज के ऊपर जो फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन की हम यूज करेंगे, तो बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस क्या है हमारे पास कि पोटेंशियल इक्वल्स टू इनफाइनाइट, कहां कहां पर, x बराबर 0 एंड x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू ए पर पोटेंशियल है इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि साई शुड बी 0, साई x शुड बी 0, साई x की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में x बराबर 0 सब्सटीट्यूट कर रहा हूं इस इक्वेशन के अंदर, तो यहां पर x बराबर 0 अगर सब्सटीट्यूट करता हूं तो साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये हो गया 0, ये लिखा जाएगा a साइन के 0 प्लस b कॉस के इंटू 0। अब साइन 0 तो क्या वैल्यू दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा, और कॉस 0 क्या वैल्यू देगा, 1, तो यहां से हमारे पास b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, और जब b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या बच जाएगी, साई x इक्वल्स टू a साइन के एक्स, यानी कि इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया हमने, एक कांस्टेंट को गायब कर दिया, हमारे पास इक्वेशन रह गई a साइन के एक्स। अब अगर मैंने ये वाली बाउंड्री कंडीशन यूज कर दी, x बराबर a पर पोटेंशियल 0, तो अब अगर मैं x बराबर a पर पोटेंशियल इनफाइनाइट करता हूं, यहां पर लगता हूं x इक्वल्स टू a और पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट लिखता हूं, तो मेरे पास a की वैल्यू नहीं आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू, सॉरी फंक्शन की वैल्यू कितनी लिखता हूं, 0 लिखता हूं, तो जो a की वैल्यू है वो मेरे पास नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि b ऑलरेडी 0 हो चुका है तो a भी वहां से 0 हो जाएगा, तो वहां से हमारा काम चलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे, है ना, यहां पर अब हम लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a we use the condition of normalization, condition of normalization, और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो उसकी क्या कंडीशन है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई और साई स्टार डी टाउ इक्वल्स टू 1, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई की वैल्यू कितनी है, a साइन के एक्स, और साई स्टार की वैल्यू भी सेम हो जाएगी क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, और ये फंक्शन है dx का टाउ की जगह, तो यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन है तो यहाँ पर 1 हो गया, a स्क्वायर आ गया बाहर, a स्क्वायर आ गया बाहर, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब इसको मैंने तुम्हें बहुत बार सॉल्व करवाया है तो इसको डायरेक्ट लिखो, करो सॉल्व, a स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2 के एक्स, 2 बाहर चला जाएगा, और ये dx इक्वल्स टू 1। ठीक है, dx इक्वल्स टू 1, तो यहां माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की जगह जो लिमिट लगेगी वो कितनी हो जाएगी, 0 से a, क्योंकि बाउंड्री जो चल रही है ये माइनस इनफाइनाइट है और यहां पर प्लस इनफाइनाइट हो गया, तो ये हो जाएगा 0 से a, तो लिमिट जो चेंज करके मैं कितनी लिख दूंगा, 0 से a, यहां लिख देता हूं नेक्स्ट में, a स्क्वायर अपॉन 2 0 से a 1 माइनस कॉस 2 के एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1, तो पीछे वाला टर्म तो हो जाएगा 0 और हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर अपॉन 2 और ये मिलेगा a इक्वल्स टू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a अपॉन रूट 2, नहीं 2 अपॉन रूट a, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई रूट 2 अपॉन a, ये a की वैल्यू हो गई और a की वैल्यू हमें ये मिल गई, तो फिर
हम क्या निकाल लेंगे, फंक्शन, और जो फंक्शन है वो आ जाएगा वेव फंक्शन। ए साइन क्या था, वेव फंक्शन क्या था, वेव फंक्शन बन गया था ये वेव फंक्शन बन गया था। अब ए की वैल्यू यहां पर रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, √2/a, तो √2/a साइन के एक्स, ये हमारे पास वेव फंक्शन का वैल्यू आ गई, इंपॉर्टेंट। चलो भाई, अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन जिससे हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम करना, ये इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को एक बार मैं वापस से लिख रहा हूं, है ना, ये इक्वेशन जो है मैं वापस से लिख रहा हूं, ये वाली इक्वेशन को। तो हमारे पास जो इक्वेशन लिखी है वो क्या है, -h²/2m del 2 psi x ओवर del x2 इक्वल्स टू ई साई। इसको कंपेयर करो आप इससे, ए ऑपरेटर साई एक्स इक्वल्स टू ए साई। तो हमने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे या आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन पढ़े थे, तो ये तो हो गया आइगन फंक्शन, ये तो हो गया आइगन फंक्शन, और ये हो गई आइगन वैल्यू, ये हो गई आइगन वैल्यू। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें ई जो है ये आइगन वैल्यू हो जाएगी, ई क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कितनी है, √2/a sin kx। तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो फंक्शन है वो कितना है, √2/a sin kx। क्लियर है यहां तक। और जो यहाँ ऑपरेटर है, ऑपरेटर, वो ऑपरेटर कौन सा है, हैमिल्टन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और जो यहाँ ऑपरेटर है, यहां पर जो ऑपरेटर लगा हुआ है, ये ऑपरेटर कौन सा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। आ रही है समझ में चीजें, जोड़ पा रहे हो ना चीजों को, लिंक कर पा रहे हो, जो हमने ऑपरेटर्स वगैरह पढ़े थे उनको आप लिंक कर पा रहे हो आपस में। तो अब हमारे पास साई की तो वैल्यू आ गई, यानी कि आइगन फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है आइगन वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस ई की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करें, तो टू फाइंड आउट आइगन वैल्यू, टू फाइंड आउट आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस वेव फंक्शन को लिखा, साई इक्वल्स टू 2/a साइन के एक्स। ठीक है, ये लिख लिया। बाउंड्री कंडीशंस जो मैंने लगाई थी यहां पर, मैंने आपको बताया था कि x इक्वल्स टू a पर भी पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट, और वहां पर फंक्शन कितना होना चाहिए, 0। तो यहां पर क्या लिखा, x की वैल्यू को 1, फंक्शन कितना हो गया, 0। तो ये कितना हो गया, साइन के ए, साइन के। ठीक है, अब साइन 0 कब हो सकता है, जब साइन की वैल्यू n पाई हो। भाई साइन जो है वो 0 कब हो सकता है, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, n पाई। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो इसको बैलेंस करेगी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, वो कब होगी, जब मैं के ए की वैल्यू को कितने लिख दूं, n पाई। के ए की वैल्यू को अगर मैं n पाई लिख देता हूं, तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई ओवर के। के की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई ओवर a की वैल्यू n पाई ओवर के, और मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई ओवर a, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां तक क्लियर है। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो वेव फंक्शन जो बन जाएगा, वो वेव फंक्शन अब कुछ ऐसा बन रहा है, साई एक्स इक्वल्स टू √2a अपॉन साइन। अब यहां पर मैंने k की वैल्यू डाल दी, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई x अपॉन a, ये x है x। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारे पास वेव फंक्शन बन गया, वेव फंक्शन
फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स। ये वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए वेव फंक्शन बन गया। कंडीशन आ गई हमारे पास के ए इक्वल्स टू एन पाई। तो इस इक्वेशन को यूज कर लिया मैंने, किसको, के ए इक्वल्स टू एन पाई को। तो नाउ यूजिंग के ए इक्वल्स टू एन पाई, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ए की वैल्यू हो गई एन पाई ओवर के, बट वी नो दैट के इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्बडा। के जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई ओवर लैम्बडा। तो ये वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करो, तो ए इक्वल्स टू एन पाई, इसकी जगह मैंने सब्सटीट्यूट किया 2 पाई ओवर लैम्बडा, ऐसा लिखा गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां वैल्यू बन गई एन लैम्बडा ओवर 2। इसको अलग भी लिख देता हूं मैं, क्या बन गया, एन लैम्बडा ओवर 2। यानी कि वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए अगर उसको वेवलेंथ में उस बॉक्स की विड्थ लिखें, तो विड्थ ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के फॉर्म में अगर इसकी विड्थ हम लिखें, तो एन की वैल्यू 1 2 3 एंड ऐसे चल रही है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्बडा बाई 2, फिर दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, लैम्बडा, फिर कितनी आएगी 3 लैम्बडा बाई 2, फिर कितनी आएगी 2 लैम्बडा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आएगी। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था जब हमने बात की थी इसकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, मैंने वहां पे आपको बताया था कि 2 नोड्स, 2 नोड या 2 एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा बाई 2 होती है। 2 नोड या 2 एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा बाई 2 होती है। ये कब आया, जब मैंने एन की वैल्यू रखी 1। ये कब आया, जब मैंने एन की वैल्यू रखी कितनी, 2। ये कब आया, जब मैंने एन की वैल्यू रखी 3। तो 2 कंटिन्यूअस नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, लैम्बडा बाई 2। तो अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं, तो जो तुम्हारा बॉक्स बन रहा है वन डायमेंशनल बॉक्स, उसमें जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये ठीक है। n बराबर कितना हो गया, 1। n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोड्स। अब आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान आ रही होगी, याद आ रही होगी, जो मैंने आपको इसमें बताई थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में बताई थी। तो ये n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोड्स। n बराबर 2, मतलब ऐसे कितने लूप बनेंगे, 2 लूप बनेंगे जब मैं n बराबर 2 की बात करूंगा। तो ऐसे कितने लूप बनेंगे, 2, 1 और 2, है ना। और जब मैं बात करूंगा n इक्वल्स टू 3, तो कितने लूप बन जाएंगे, ऐसे 3 लूप बन जाएंगे, 1 2 और 3। क्लियर यहां तक चीजें। यहां तक समझ आ गई क्या। अब देखो, वापस से मैं इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, के ए इक्वल्स टू एन पाई ना, वापस से मैं इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, के ए इक्वल्स टू एन पाई, के ए इक्वल्स टू एन पाई। तो के जो है इसकी वैल्यू हमने लिखी थी, ये यहां पर लिखी हुई है मेरी, के स्क्वायर इक्वल्स टू 2me ओवर एच कट स्क्वायर। और मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि ई जो है वो आइगन वैल्यू है, ई इज आइगन वैल्यू। तो अब मैं इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, के स्क्वायर इक्वल्स टू 2me ऑन एच कट, है ना, ये लिखा हुआ है ना मैंने, एच कट स्क्वायर है, एच कट आएगा, एच कट, हाँ एच कट स्क्वायर है, सॉरी, एच कट तो रूट के बाहर चला जाएगा ना। तो ये एच कट स्क्वायर है, और के की वैल्यू कितनी बन जाएगी, अंडर रूट 2me ओवर एच कट। बट वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू क्यों निकालनी है हमें, क्योंकि ई इज द आइगन वैल्यू। तो हमें ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ट्रांसपोज कर दो इसको।
इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा के स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ये क्या बन जाएगा 2m, के स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m, बट द के इज इक्वल्स टू n पाई। के किसके इक्वल है, n पाई के इक्वल है, तो यहां से के ई की वैल्यू के कितना हो जाएगा n पाई ओवर a, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और a आ गया, a का मतलब है विड्थ ऑफ बॉक्स, a का मतलब है विड्थ ऑफ बॉक्स, तो ये बन जाएगा 2ma स्क्वायर। ये क्या आ गई, ये आ गई आइगन वैल्यू ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अगर आप इसको एच कट के फॉर्मूला में नहीं लिखना चाहते, आप इसको लिखना चाहते हो एच अपॉन 2 पाई के फॉर्म में, तो एच कट को रिप्लेस कर सकते हो आप एच अपॉन 2 पाई से, है ना। यानी कि अगर मैं ये लिखूं कि इफ एच कट को मैं रिप्लेस कर दूं एच अपॉन 2 पाई से, तो ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला को लिखने का तरीका बदल जाएगा। ये 4 पाई में अगर मैं इसको लिख देता हूं तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। अगर मैं इसको सिर्फ h लिखता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा तो आइगन वैल्यू का। अब यहां से एक चीज ध्यान दो कि n की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो जो आइगन वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यू का रेशो क्या आएगा, वो आएगा पहले के लिए E1, वो कितना बनेगा यहां से देख लो, तो यहां से कितना बनेगा h स्क्वायर ओवर 8ma स्क्वायर। E2 की वैल्यू कितनी बनेगी 4h स्क्वायर ओवर 8ma स्क्वायर। सिमिलरली E3 की वैल्यू कितनी बनेगी 9h स्क्वायर ओवर 8ma स्क्वायर। इसका मतलब E1 E2 और E3 ये किस रेशो में होंगे 1:4:9। तो वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर एनर्जी स्टेट्स, ये कौन सी स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी आइगन वैल्यू किस रेशो में चलेगी 1:4:9। 9 के बाद 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो यहां से E जो है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट स्टेट की वैल्यू है, जीरो नहीं हुई है ये वाली वैल्यू। ये वाली जो वैल्यू है E1, इस E1 जिसको मैं लिख रहा हूं h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, इसको हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी कौन से पॉइंट एनर्जी कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी का कंसेप्ट मैं आपको जब हार्मोनिक ऑसिलेटर बताएंगे, जब पढ़ाऊंगा अच्छे से, फिलहाल के लिए इसको सुन लो बस। 0 पॉइंट एनर्जी है, और जितनी भी एनर्जी आ रही है, जब मैंने E2 लिखा यानी कि ये वाला, वो 4E1 हुआ। जब मैंने E3 लिखा तो वो कितना हुआ 9E1 हुआ। इसी तरह से जब मैं E4 लिखूंगा तो वो हो जाएगा 16E1। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो एक वन डायमेंशनल बॉक्स है उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है ना, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब E का इंटीग्रल मल्टीपल, क्वांटाइज्ड का मतलब है E का इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, ऐसे नहीं चल रही वैल्यू, हाफ में नहीं चल, फ्रैक्शंस में वैल्यू नहीं चल रही है, इंटीजर मल्टीपल में वैल्यू चल रही है। Hence we can say that एनर्जी ऑफ वन, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, है ना यार, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। We can say that energy of particle in one dimensional box, particle in one dimensional box is quantized। इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन निकल जाएंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन में क्या निकल जाएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो वहां पर आपको पूछ लिया जाएगा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, दूसरा ऑप्शन होगा नहीं है, तीसरा कुछ ऑप्शन होगा, चौथा कुछ ऑप्शन होगा। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनकी जो एनर्जी स्टेट्स है उनके रेशो बताओ। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक
पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशनल बॉक्स में उसकी 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी, तो 0 पॉइंट एनर्जी कितनी हो गई, h² / 8ma²। अच्छा, ये तो h² के फॉर्म में है। यहाँ ध्यान रखना ऑप्शन में h कट भी हो तो फिर वो h कट के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा ये जो k है वेव प्रोपोगेशन वेक्टर ये क्या है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा आइगन वैल्यू क्या होती है, तो आइगन वैल्यू इसमें क्या है, E है। फिर ये a और लैम्बडा का रिलेशन आ गया, तो a और लैम्बडा का रिलेशन किस तरह से है, n λ/2, जो कि मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी बताया था। फिर यहाँ पर जो वन डायमेंशनल बॉक्स है उसकी वेव फंक्शन क्या बन रही है, √2/a साइन ये n है, n साइन n πx/a, ये n है, n है ना। फिर आपसे ये आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन पूछ लिया, a कांस्टेंट जो आया उसकी वैल्यू पूछ ली, ठीक है। फिर बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या लगती हैं वो आपसे पूछ लिया, बाउंड्री कंडीशंस की क्या कंडीशन होनी चाहिए वो आपसे पूछ लिया कि वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और वो स्पेस के अंदर फाइनाइट होना चाहिए। फिर आपसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की प्रॉपर्टी पूछ ली, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पूछ लिया, टाइम डिपेंडेंट पूछ लिया। फिर आपसे ये जो पूछ लिया कि अगर हमें वेव फंक्शन की किसी टाइम पर वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, आयोटा ET/h कट, ये E लिखा हुआ है, E, ठीक है। और ये अजम्पशंस पूछ लिए इसके, तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब शाम को अगर मैं क्लास लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, शाम की अगर मैं क्लास लेता हूं तो उसमें फिर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वन डायमेंशनल बॉक्स के क्वेश्चंस करेंगे शाम वाली क्लास के अंदर। तो अभी तक मैंने जितना बताया वो क्लियर है सभी को।